इस हफ्ते के पहले 3 दिन रहे बेहद शानदार और आज है वायदा कारोबार की वीकली एक्सपायरी। निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या शॉर्ट कवरिंग के चलते ग्लोबल मार्केट के मजबूत संकेतों से और बढ़ेंगे? यदि हाँ तो कितने और क्या हो आपकी स्ट्रेटेजी, इस पर होगा हमारा खास फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह भी और मैं हूं डिम्पी कालरा। आज भी एसजीएक्स निफ्टी आपको हल्की ही बढ़त दिखा रहा है। कल भी कुछ वैसा रुझान था, लेकिन बाजार अपने ही दम पर काफी तेज चलता हुआ दिखा। उसमें रुपए की मजबूती एक थी, हैट्रिक लग चुकी है। आज फिर से रुपया कैसे भाव देता है ये इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए ट्रिगर्स में आज रुपया भी है। खैर, आपके ट्रिगर्स आपके स्क्रीन पर अभी आएंगे। उसमें ग्लोबल मार्केट सबसे पहले है। ग्लोबल मार्केट के अंदर रुझान आपको पॉजिटिव दिख रहे होंगे, खासकर यूएस की लगातार बेहतर क्लोजिंग हमको आती हुई दिखी है। दूसरी चीज, $68 का हो गया इस समय कच्चा तेल। हालांकि बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं, क्योंकि रुपया इस बीच जितनी भी गर्मी है रुपए की तेजी की, उसको काफ़ी हद तक ठंडा कर रहा है। लेकिन आज रुपया अगर फिर से मजबूत रहता है या अपनी स्थिति को मेंटेन भी रखता है तो $68 शायद ज़्यादा परेशानी आपको नहीं देने वाला। इसके अलावा एक और अहम ट्रिगर है निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। इसमें दो फाड़ हैं। पहला हिस्सा ये है कि क्योंकि 9 दिन से लगातार बैंक निफ्टी चला, दो दिन के अंदर हजार पॉइंट का गेन आया, तो क्या गेन्स प्रॉफिट बुकिंग में तब्दील हो जाएंगे या फिर ये शॉर्ट ट्रैपिंग वाला बाजार है? ये शॉर्ट ट्रैपिंग आज भी चलेगी, इसलिए दोनों हिस्सों पे आज दिन भर चर्चा, दिन भर का एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी पे हम आपके सामने रखेंगे। एक और खबर जो कि कंपनी स्पेसिफिक है वो है ल्यूपिन से। ल्यूपिन कल जब बाजार चल रहे थे तो ये शेयर टूट रहा था, बाकायदा इंट्राडे लो पे बंद हुआ और मंडीदीप यूनिट जो है इसकी, वहाँ से इसका जो एक्सपोर्ट्स है वो अब बंद कर दिया गया। हालांकि ये बताया जा रहा है कि कुल एक्सपोर्ट्स में करीब 5 से 6% हिस्सेदारी है, बट ये भी कम नहीं है जो मंडीदीप यूनिट से इनके एक्सपोर्ट्स को यूएसएफडी की तरफ से झटके के तौर पर बंद होने के बाद सामने निकल के आई। तो ये 4 अहम ट्रिगर हैं जिसके बेसिस पर बाजार आज वापस से आपको थोड़ा बहुत चर्निंग होती हुई दिखेगी। लेकिन फिर से संकेत आज की ग्लोबल मार्केट से शुरू करते हैं और जानते हैं ग्लोबल मार्केट से लेकर ट्रेंड तक बाजार के रुख क्या कहता है। परफेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन है छोटी दिक्कत है। और छोटी दिक्कत है कच्चे तेल को लेकर, क्योंकि $67, 65 से 67, ये काफी वक्त हमने बिताया, लगभग 1.5 से 2 हफ्ते न 65 के नीचे जाते थे न 67 के ऊपर आते थे। तो बड़े दिनों बाद $67 के ऊपर टिकने के संकेत आ रहे हैं। चाहे तो आधा $1 और इंतजार कर ले, 68 के पार निकल कर टिके तो फिर थोड़ी सी चिंता बढ़ेगी। चिंता किस तरह से बढ़ सकती है डिम्पी? वो ये कि रुपए की तेजी पर शायद ब्रेक लग जाए। तो आज मेरे लिए रुपए की ओपनिंग 3 दिनों की तेजी के बाद बेहद अहमियत वाली, क्योंकि देखिए रुपया भी अच्छी खासी मजबूती दिखा चुका है और कच्चा तेल ऊपर जाने का पहला मजबूत संकेत दे रहा है। इतने दिनों तक हमें इस संकेत पर कोई डर नहीं था, लेकिन आज पहली बार मैं कच्चे तेल को गौर से देख रहा हूं कि क्या ये 68 के बाद 70 की तरफ जा सकता है। और अगर 68-70 की तरफ जा सकता है तो फिर क्या रुपए की मजबूती जो हो गई है, देखिए पिछली बार भी रुपया आपको याद हो तो 69 के लेवल के आसपास से ही घुमा था और आज फिर उसी लेवल के आसपास आता हुआ दिख रहा है, मतलब वहां से 40-50 पैसा आप दूर हैं। तो ऐसे में मुझे थोड़ा सा सावधान रहना है। मैं मूड खराब करके तो नहीं बैठूंगा, और उसकी वजह कि आज एक्सपायरी का दिन है, लेकिन मैं सावधान जरूर रहूंगा। मुझे कच्चा तेल और रुपए की ओपनिंग देख लेंगे, रुपए की चाल भी देखेंगे। अगर रुपया रिएक्शन नहीं देता है कच्चे तेल पे तब तो सब ठीक है, परफेक्ट है। लेकिन अगर रुपया रिएक्शन देना शुरू करता है तो फिर मेरे लिए ऊपर के लेवल पे सावधान रहना है। मुझे संकेत मिल रहा है। तो मैं ग्लोबल संकेतों को बहुत दिनों बाद आज गौर से देखूंगा, और उसमें भी मेरे अपने ही देखूंगा। हालांकि अमेरिका में अच्छी तेजी हुई है, बढ़िया है। एशियाई बाजारों का रुझान ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हांगकांग वगैरह हरे निशान में थे पिछली बार जब मैंने देखा, तो कोई तकलीफ वाली बात तो है नहीं, ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, कच्चा तेल और रुपया, कच्चा तेल मुझे कह रहा है कि सावधान रहिए, रुपया सावधान रहना है या मजबूत होना है 9 बजे बताएगा। 9 बजे पता लग जाएगा। ठीक है, इस बीच एफआईएस की तरफ से जोरदार शानदार बेहतरीन, मतलब जिस तरह की खरीदारी एफआईएस कर रहे हैं काबिल तारीफ है। इसका मतलब क्लियर कट है कि वो एक में हमारे एक दर्शक है, उन्होंने बहुत अच्छा ट्वीट भेजा, मैं नाम तो ध्यान नहीं है अभी, लेकिन मैं उनको क्रेडिट देते हुए बताना चाहता हूँ कि उन्होंने लिखा, डियर सेंसेक्स एंड निफ्टी, इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीखें डिक्लेयर की है, चुनाव के रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किए। तो मार्केट ऐसा भाग रहा है जैसे चुनाव के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए हो। लेकिन वही है कि आप, हम और शायद कोई और लोग ये सोचने बैठे हैं कि चुनाव में क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, कब होगा। लेकिन एफआई ने मन बना लिया कि क्या होगा, और सर्जिकल स्ट्राइक की खबर के दिन से एफआई दमदार पैसा लगा रहे हैं। इसका मतलब क्लियर कट है। और एक चीज़ ध्यान होगी कि सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त भी डिम्पी, जब लगभग सारे मीडिया में सावधानी के संकेत ये वो आते हुए दिख रहे हैं, हम एक ही चीज़, और मुझे अच्छे से याद है उस वक्त हमने सिर्फ और सिर्फ एक लिंक किया था कि कारगिल युद्ध के दौरान क्या हुआ था।
उन दिनों में वो 70 दिन के जो ट्रेडिंग सेशन थे उसमें बाजार 35% बढ़ा था। वो हमने एक ही चीज़ पर फोकस किया था कि पिछले बार के एक्सपीरियंस से ये बताते हैं कि बाजार में तेजी होती है अगर इस तरह का कोई तनाव बढ़ता है। लगभग वही सिचुएशन आती हुई दिख रही है। हाँ, एक बदलाव है कि अभी आपके सामने चुनाव भी हैं और जाहिर सी बात है कि अगर लोगों को लगता है कि उस दिन के बाद से चुनाव के नतीजों पर कोई अलग तरह का असर पड़ता हुआ दिख रहा है, कम से कम बाजार ये मान रहा है। एफआई जिस तरह से दमदार पैसा लगा रहे हैं, देखिए अल्टीमेटली अगर आप और मैं और हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स और घरेलू फंड मैनेजर पैसा लगाने के पहले 10 बार सोचते हैं कि लगाएं ना लगाएं, क्या पता रिजल्ट क्या होगा, तो क्या एफआईज के पैसे नहीं होते क्या? हर एक को अपने पैसे पसंद है। कोई कितने करोड़पति हो कि 2000 रुपए की नोट नीचे गिर जाएगी जमीन से, उठाएगा नहीं क्या? बिल्कुल उठाएगा ही ना, सीधा ही बात। तो वैसी चीजें, तो एफआईज के पैसे भी पैसे हैं, अगर वो लगा रहे हैं तो वो भी सोच समझ कर आगे कुछ देख कर लगा रहे हैं। तो मेरा ये समझना है कि जो कुछ हो रहा है वो बहुत पॉजिटिव है, फ्लोज बहुत ही स्ट्रांग है, इसमें कोई डाउट नहीं। घरेलू फंड बेच रहे हैं, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, मैं तो कहूँगा अच्छा ही है, जब जरूरत पड़ेगी तो यही काम आएंगे। भगवान न करे किसी वजह से करेक्शन आए अगर चुनाव के पहले, तो यही काम आएंगे, यही नीचे में खरीदेंगे, सपोर्ट देंगे। ये बहुत बढ़िया बैलेंस रहना चाहिए, ठीक है। अब आइए बाकी वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल साइड पर हैं, न्यूट्रल से पॉजिटिव हैं हल्के से। सेंटिमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव से कोई बढ़िया अगर शब्द है तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो सुपर से भी ऊपर है। हाँ, सुपर से भी ऊपर। सेंटिमेंट तो मतलब क्या बताएं, और ट्रेंड आप देख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो फिर आज की रेंज से करते हैं शुरुआत। निफ्टी की आज की रेंज और कैसे कर रहे हैं आज ट्रेड? निफ्टी की आज की रेंज आज है ना, मैंने बहुत छोटी कर दी। आज की कमेंट्री भी अलग अलग की है। आज स्मॉल बिग वो सब है ही नहीं। ओके, मजा आएगा आपको। 11,275 11,400 ये निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज है, इंट्राडे वाली। ओके, ठीक है, इसके बीच में आज आपको दिन निकालना है। इस रेंज के बाहर अगर किसी भी तरफ निकले तो 50 पॉइंट का अतिरिक्त मूव। 11,275 के नीचे फिसले तो 11,225 और 11,400 के पार निकल कर टिके तो 11,450 ये गिर लीजिए बस। ठीक है, लेकिन ये रेंज बहुत बड़ी है अपने आप में भी। 125 पॉइंट तो बड़ी कहाँ है? 125 तो इतना तो रखना पड़ेगा। आज वीकली एक्सपायरी भी है। एक्सपायरी भी है, और इसलिए और रोज तो बाजार मुंह दे ही रहा है आपको 3 डिजिट में दे रहा है भाई। हर रोज 1% निफ्टी बढ़ रहा है, तो इतनी उस हिसाब से तो रेंज मेरे ख्याल से आपको छोटी लगनी चाहिए। लेकिन हाँ, 11,275 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा तो 50-75 पॉइंट की जगह है। 11,400 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा तो 50 से 75 पॉइंट की और ऊपर जगह बनेगी। ठीक है, तो ये पिछले पहले जिस तरह से लिखता था ना, आज उस तरह से लिखा है। वैसा नहीं है आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक्सपायरी के लिए स्पेशल तैयारी की गई है। स्पेशल तैयारी, एग्जैक्टली, बिल्कुल। 11,275 400 इसके बीच में रहेगा, दोनों को शायद मौका मिल जाए ऊपर नीचे होते हुए भी। ठीक है, तो बैंक निफ्टी पे भी ऐसी है। हाँ, बैंक निफ्टी पे भी ऐसे है। हालांकि बैंक निफ्टी पे मैं मीडियम रेंज, शॉर्ट टर्म रेंज वो सब भी दे सकता था, लेकिन पहले ये नोट कर लीजिए 28,650 29,000 ये बैंक निफ्टी की डे ट्रेड रेंज है। इस रेंज के बाहर निकला तो 100 से 150 पॉइंट और गिन लीजिए, यानी कि 28,650 के नीचे गए तो 28,500 के आसपास तक जा सकते हैं। 29,000 के पार निकले तो 29,100 29,150 जा सकते हैं। आज हमारा पोल कह रहा है 29,100 से 29,200 के बीच एक्सपायरी हो सकती है, राइट। लेकिन डिम्पी मेरा बड़ा स्ट्रांगली मानना है कि 29,100 के ऊपर की एक्सपायरी मुझे नहीं दिख रही। हो सकता है मैं गलत हूँ और ज़्यादा ऊपर हो तो और गलत होने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मेरा डेटा ये कह रहा है कि 29,100 के ऊपर एक्सपायरी होना बहुत मुश्किल है। तो बेस्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है कि आप 29,000 से 29,100 की रेंज में ही एक्सपायरी दे दें, वो भी बहुत बढ़िया सिनेरियो होगा। क्योंकि डेटा फॉर्मेशन में आगे वायदा कारोबार में बताऊंगा, जो बताने कि 29,000 29,100 के आसपास बाजार रुकने के संकेत दे रहा है, वो संकेत पढ़ना जरूरी है। आइए, वैसे मैंने रेंज ये दी है, अगर आपको फिर भी छोटी रेंज चाहिए तो मैं बता दूँ। देखिए, 3 लेवल नोटिस कर लीजिए निफ्टी पर, ऊपर की तरफ की पहले बता दूँ। 28,925 जो कल का हाई है वो पहला अहम लेवल है। दूसरा है 29,000 जहाँ पर दमदार पोजीशंस बनी है ऑप्शंस में, और तीसरा है 29,100। ऊपर के ये 3 लेवल हैं, 28,925, 29,000 और 29,100। इन 3 लेवल पर नजर रखिए। दिक्कत एक ही है, दिक्कत क्या है, नीचे के लेवल साफ नहीं है। नीचे के 3 लेवल अगर आपको चाहिए तो 28,650, 28,500 और 28,450 ये 3 लेवल हैं नीचे की तरफ। इन 3 लेवल पर नीचे नजर रखिए। ये सिंपल आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। लेकिन ये टोटल 600 पॉइंट का एक खाई बना देते हैं। 2 दिन में 1000 पॉइंट बढ़ गया है क्लोजिंग बेसिस पर। खाई कैसे नहीं बनेगी? 2 दिन में अगर आप निफ्टी को 1000 पॉइंट, बैंक निफ्टी को 1000 पॉइंट बढ़ा दें तो फिर तो होना ही है। आपको मैं बताऊँ, 2 दिन पहले 27,791 ये लो था
बैंक निफ्टी का, और कल का ये 28,927 यानी कि 1200 पॉइंट, 1100 साढ़े 1100 पॉइंट निचले स्तरों से, और 1000 पॉइंट तो 900 पॉइंट तो क्लोजिंग बेसिस पे बढ़ा हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फोर्स क्या है, है ना। ये फोर्स तो खैर एफआईज का अभी भी चल ही रहा है। अब आपको सपोर्ट जोन बता दूं, 11,225 11,275 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट जोन है, ये फोकस करिए, ये आसानी से टूटेगा नहीं। 28,450 28,500 बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट जोन है जो आसानी से टूटेगा नहीं। पुट कॉल रेशियो में कोई बदलाव नहीं, जो कल था वही आज भी है 1.81। हायर लेवल पे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। 50 75 100 पॉइंट का करेक्शन मिल सकता है, तब वापस से खरीदारी कर लेनी है। किस लेवल से मिलेगा, गैप से खुल के मिलेगा, पहले मिलेगा और बाद में ऊपर जाएंगे, वो देखने वाली बात है। ठीक है, अब जिनके पास पुरानी लॉन्ग पोजीशंस है, खैर उनकी तो चांदी है ही है, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से अगर आप रखे होंगे तो फिर इससे बेहतरीन रिटर्न आपको इंडेक्स कभी नहीं दे पाएगा। और इसीलिए डिम्पी, कल आपको याद हो तो कल जब सुबह सुबह हम आज के 2000 दे रहे थे बैंक निफ्टी के, और सीधा 28,525 था उस समय स्पॉट लेवल, और 28,900 का टारगेट, अब टारगेट सीधा 400 पॉइंट ऊपर का आ रहा था। और इसलिए हम कह भी रहे थे, एक सेंटेंस में आमतौर पर नहीं बोलता, जनरली होता है कि हम 2000 के लिए कहते हैं तो लोगों को ठीक है छोटा छोटा पैसा बनता जाए, लेकिन कल स्पेसिफिकली ये बोला कि बार बार ट्रेड मत कीजिए, लेवेज मत करिए, नहीं तो आपका मोटा पैसा निकल जाएगा। और अगर ईमानदारी की बात है, मुझे नहीं लग रहा था कि, मैं ये तो नहीं कह सकता कि कल ही 28,900 हो जाएगा, लेकिन 28,900 आज तक का मेरा टारगेट था कि एक्सपायरी के पहले पहले तो आपको 28,900 मिलना ही चाहिए, लेकिन वो आपको कल ही मिल गया 28,900, तो ये एक अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर ये कि बाजार आपको ये कह रहा है कि पोजिशनल बेसिस पे ट्रेड करिए और उसमें आपके पैसे ज़्यादा बन सकते हैं। तो उस लिहाज से निफ्टी में आपको जो इंट्राडे का स्टॉप लॉस लगाना है आज 11,275 का, उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करें तो ही आप मानिए कि कमजोरी, और ये लेवल है कल के लो का। ठीक है, और क्लोजिंग बेसिस पर 11,150 के नीचे जब तक आप बंद नहीं होते, दूर है बिल्कुल है, लेकिन क्या करें, जो है वही है। 11,150 के नीचे बंद होंगे तो ही आपको क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, बैंक निफ्टी के लिए आज आप बैंक निफ्टी के लेवल्स बताएं, लेकिन उससे पहले जो कल बैंक निफ्टी का हमने आपके सामने बात रखे थे, और कल 400 साढ़े 400 पॉइंट एकदम से एक तरफा मिले थे। एक बार जरा पहले वो देखिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। खरीदारी करने की राय है बैंक निफ्टी में। अभी इसको सीधा 28,900 की तरफ बढ़ना है। रुकावट वाला लेवल है वो दूर है, वैसे 28,900 के पहले कोई बड़ी पोजीशन नहीं है, छोटी छोटी तो है, मतलब आप मुंबई सेंटर से दिल्ली जाएंगे तो बीच में छोटे स्टॉप्स तो मिलेंगे, सूरत टाइप, बड़ौदा टाइप के, लेकिन बड़ा स्टॉप नहीं है। अभी इसको सीधा 28,900 की तरफ बढ़ना है, तो और ये संकेत साफ नजर आ रहा है। तो बैंक निफ्टी में बेहतर ये होगा कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर खड़े रहें, बजाय इसके कि बार बार उसको बाय सेल करने के चक्कर में ना पड़े। लाइफ टाइम लेवल्स पे निफ्टी बैंक कामकाज कर रहे हैं, और वही आपको बता दिया गया था कि बाजार में तेजी बढ़ेगी और हो सकता है कि 28,900 के लेवल के पार निफ्टी बैंक जाता हुआ नजर आए। अगर 400 साढ़े 400 पॉइंट एक ही दिन में मिल जाए तो फिर तो पूरे हफ्ते और क्या है पूरे महीने की कसर भी एक ही दिन में निकल आती है। तो बैंक निफ्टी का कल का मूव कुछ ऐसे ही था। और कल आप तो 900 की बात बोल रहे थे, कल मैं इसका देख रहा था फ्यूचर में, कल इसने 998 का हाई बनाया, यानी कि 29,000 तक गया है कल बैंक निफ्टी। अगर आप उसके फ्यूचर्स के भाव से इसको आप देख रहे होंगे तो बहुत जबरदस्त पोजीशंस कल बैंक निफ्टी की बनी है। तो कोई दिन होता है आपका जब ऊपर वाला मेहरबान होता है तो गधा भी पहलवान हो जाता है, तो वैसा वाला हाल है। तो कल ठीक है, मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ कि 28,900 का मेरा टारगेट आज का था, कल का नहीं था, और मैंने ये कहा भी कि एक्सपायरी के पहले पहले मिल जाना चाहिए, लेकिन वो ठीक है, कहते हैं ना वो बार वही बात करें 2 दिन से कि फोर्स इतना तेज है ना, आप जो सोचते हो कि भाई मुझे जो टारगेट कल चाहिए वो आज मिलता है, हफ्ते भर बाद चाहिए वो कल मिल जाएगा, महीने भर बाद चाहिए वो हफ्ते भर में मिल जाएगा। स्पीड तेज है, फोर्स तेज है, तो आ गया। ये 1000 पॉइंट आपको ध्यान होगा कि पिछले 2-2.5 महीने निकल गए थे, 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी जैसे उधर नहीं हो रहा था। आज इसको सिर्फ 2 दिन लगे, 2 सेशन लगे। ये बाजार की खूबसूरती है, कभी कभी आपको थका देगा, पका देगा, रुला देगा, और ऐसा लगेगा कि मैं रोज बाजार में सुबह आते ही क्यों, और कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे 3:30 बज गए, पता नहीं इतना जल्दी। तो फिर आज बैंक निफ्टी के फिर इंट्राडे और क्लोजिंग का दोनों का स्टॉप लॉस एक ही है, डिम्पी दूर है लेकिन एक ही है, 28,500, लेकिन बहुत ही दूर है, बहुत ही दूर है, बिल्कुल दूर है। मैं क्या करूं, अगर आप 2 दिन में 1000 पॉइंट बढ़ाएंगे क्लोजिंग बेसिस पे तो 350 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस तो देंगे ना। चांसेस कितने हैं कि इसकी तरफ हम जाएंगे, और इसके कितने चांसेस है कि 29,000 के पार हो जाएंगे? 29,000 एक बार छुएंगे जरूर, 29,000 29,100 मेरे लिए कंजेशन जोन है।
रुकावट वाला लेवल है। ठीक है, शॉर्ट्स वालों के तो खैर अब उनके पहले ट्रिगर हो चुके हैं, ट्रिगर्स हैं ऑलरेडी। भगवान भला करे उनका। 5 दिन से तो हम तो खैर शॉर्ट्स की बात कर ही नहीं रहे, हम तो बकायदा स्किप भी किया बैंक निफ्टी। अब आते हैं जरा नई पोजीशंस बनाने में। अगर हमको नई पोजीशन निफ्टी की बनानी है सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, तो फिर आज कैसे बनाएं? देखिए 11,275 11,325 ये रेंज है जहां इंट्राडे ट्रेड्स आपको इनिशिएट करनी चाहिए खरीदारी के किश्तों में। आपकी भाषा में 11,325 पे लीजिए, 11,300 पे लीजिए, 11,275 में भी ले लीजिए। एक लोट तीनों जगह लीजिए। ठीक है। तो एक लोट लेना है तो जहां आपका मन करे वहां लीजिए। ठीक है। 11,225 आपका स्टॉप लॉस है, 11,350 11,400 दो टारगेट आपके लिए ऊपर की तरफ। ये हो गया आपको खरीदारी की राय। बेचना है, जी हाँ बेचना है। मौका मिले तो 11,400 से 11,450 की रेंज में शॉर्ट भी करिए। मैं फिर कह रहा हूँ करिए, डरिए मत, करिए। स्टॉप लॉस 11,500 का लगाइए, छोटा मुनाफा मिलेगा 11,350 से 11,325 का। और इसको शॉर्ट करने की राय में वायदा कारोबार के आंकड़ों में बताऊंगा क्यों करना चाहिए। हालांकि पोजीशंस के हिसाब से नहीं, लेकिन कोई और डेटा है जो बता रहे हैं कि ऊपर में क्यों शॉर्ट करना चाहिए। बैंक निफ्टी खरीदने की राय है। स्टॉप लॉस बहुत दूर है, 28,500 का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मेरे पास जो है स्टॉप लॉस वही दे सकता हूँ। 29,000, 29,050 और 29,100 बहुत छोटे छोटे लेवल 3 मैंने दिए। और चाहें तो एक बार 29,000 का वो जो लेवल है वो आप मान लें, और 29,050 29,100 तक के टारगेट। हाँ, असली एक्शन बैंक निफ्टी में अगर फायरवर्क्स होने हैं तो जो चीज़, हाँ ये चीज़ जरूर बताना चाहता हूँ डिप में। हाँ अच्छी बात है कि ये चीज़ मैं यहीं बता दूँ। आज मैं 29,000 से 29,100 के ऊपर की तेजी बैंक निफ्टी में नहीं देख रहा। ठीक है, क्लियर है। ठीक उसी तरह से कि जैसे 2 दिन पहले हम 28,500 को मान रहे थे कि उसके पार नहीं निकलेंगे। कल 28,500 को दूसरी बार, पहले हमने एक बार 28,500 पार किया, 28,520-25 तक पहुंचे, थोड़ा नीचे आए। दूसरी बार जब 28,500 पार किया, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो बढ़ा, और तब मैंने कहा कि 28,900 400 पॉइंट की नॉन स्टॉप दीजिए। फिर से एक बार बताना चाहता हूँ, आज 29,100 हम पार नहीं करेंगे। 29,100 को 1 या 2 अटेम्प्ट में पार करने की कोशिश की, वहां पहुंचे। 29,100 पार हो गए आप, तो 300 से 400 पॉइंट की नॉन स्टॉप तेजी बनेगी, और तेजी बनेगी। ये लेवल, जो चीज आपने 28,500 से 28,900 देखी है ना, वही चीज आप 29,100 से 29,500 देखेंगे। संभावना 28,500 से 29,000 होने की संभावना बहुत ज्यादा थी। 29,100 से 29,500 की तरफ जाने की संभावना थोड़ी कम है, लेकिन मैं पक्के से कह रहा हूँ 29,100 के पार टिकने के बाद मेरा तुरंत बाय कॉल आएगा। आज के 2,000 लगाकर आज के 20,000 वाला वैसा है। तो ये इस पे नजर रखिए। लेकिन फिलहाल जो मेरा डेटा है, जो, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि डेटा अपनी जगह सब इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन जब बाइंग का फ्लो मजबूत होना, इतना तेज होना, तो बाजार हर लेवल पे किसी न किसी डेटा को तोड़ के आगे बढ़ता है ना। तो ऐसा तो जरूरी नहीं कि डेटा कितना ही मजबूत हो कि तोड़ नहीं सकते आप, लेकिन अगर रुकना है तो 29,000 से लेकर 29,100 बाजार में बैंक निफ्टी के लिए रुकने के लिए परफेक्ट जगह। और मेरे हिसाब से रुकना भी चाहिए 2 वजह से। एक तो पोजीशन, और दूसरा ये कि पिछले कई दिनों से आप नॉन स्टॉप चल चुके हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। अच्छा, बैंक निफ्टी एक एग्रेसिव शॉर्ट कॉल दे रहा हूँ। जो 29,100 के आसपास जो स्किल ट्रेडर्स हैं, लॉस करना भी जानते हैं, स्टॉप लॉस लगाना भी जानते हैं, जल्दी घूमना भी जानते हैं, स्क्रीन के सामने भी रहते हैं। ऐसा नहीं कि आप ट्रेड करके पिक्चर देखने चले जाएं 12 से 3, वैसा वाला ना हो। तो 29,100 ये यहाँ पर आप बेचिए। 29,200 का स्टॉप लॉस है, छोटा ही मुनाफा है 29,000 और 28,850 के लिए बस। ठीक है, ये पीसीआर 1.8 है, थोड़ा ओवरबॉट है जी। बिल्कुल, ये मैं आगे डेटा में वायदा कारोबार में बता दूंगा। ठीक है, तो फिर वायदा कारोबार के डेटा से शुरू करने से पहले मैं आपको जरा बैन वाले शेयर सिर्फ बता देता हूँ। 4 बैन है, IDBI, रिलायंस पावर, जेट एयरवेज और रिलायंस इंफ्रा। ये चारों के चारों शेयर बैन में। अब सीधा वायदा वाले शेयर्स पे आ जाते हैं। F&O का पहले आंकड़ा जरा मेरे को आप बताएं कि आप कह रहे हैं बहुत पॉजिटिव भी है, और कल जब शर्मा जी हमारे साथ जुड़े थे ना, वो ये कह रहे थे कि 5 साल बाद ऐसा हुआ है कि हमको 10 दिन तक FIs की खरीदारी इतनी जोरदार हुई है। करेक्ट। और एक और चीज़ है, मैं पिछले 4 साल का मार्च का आंकड़ा भी देख रहा था, तो हर बार मार्च में, क्योंकि कई बार चुनाव होता है, कई बार कुछ ना कुछ और ट्रिगर होते हैं, तो हर बार मार्च में मोटी खरीदारी इंस्टीट्यूशनल से होती है। तो उस लिहाज से, और मार्च में कई बार ऐसा भी होता है कि फंड्स के पास पैसा एडिशनल आता भी है, चाहे वो ELSS फंड्स में आए, लोग इन्वेस्ट भी करते हैं, तो फ्लोस ठीक रहते हैं। अकाउंटिंग क्लोजर भी होते हैं। तो उस लिहाज से तो डेटा बहुत मजबूत है। 2700 करोड़ की कैश खरीदारी, 1800 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स, लाजवाब है। हाँ, 900 करोड़ के स्टॉक्स बेचे हैं कल, पहली बार स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी बिकवाली हुई है FIs के, लेकिन मुझे दिख भी रहा था। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, इससे बढ़िया डेटा आपको मिल सकता है। और एक और चीज बताऊं, जो स्टॉक फ्यूचर में बिकवाली हुई, इससे बिल्कुल भी जरा भी परेशान मत होइए, 1% भी मत होइए। और उसका रीजन बता दूं, सारे के सारे सरकारी कंपनियां बेची है FIs ने कल।
कोल इंडिया, एनटीपीसी, पावर, जिन जिन का ETF आ सकता है सारे वहाँ शॉर्ट कर दिए। आपको हेजिंग तो करनी है, या तो हेजिंग आप ऑप्शन कुछ खरीद के करो इंडेक्स के, या इंडेक्स फ्यूचर्स बेचो। इससे बढ़िया आपको सरकारी कंपनियां दिख रही है जिसका ETF आना, ये बढ़ नहीं सकते, IFIs ने वहीं बेचा है। तो क्लियर कट, और वो भी इस लिहाज से बेचा होगा कि यहाँ बेचेंगे और हो सकता है ETF में लगा लें, एक आर्बिट्राइज 2-3% का हो जाएगा उनका। बहुत समझदार है। तो इस डेटा से मैं बिल्कुल घबरा नहीं रहा, बढ़िया डेटा है। ठीक है, अब जरा F&O के उसी वायदा के आंकड़ों पे ही आते हैं। एक तो पहले 11,275 वाली रेंज क्यों पक्की रेंज है, और इसमें बताइए कि इसमें अब क्या और क्या नोटिस किया जा रहा है। देखिए 11,275 कल का लो है, और कल के लो से लेकर 11,325 ये 50 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट है। इसके नीचे जाएं तो परसों का जो लो है 11,225 वो आपके लिए अहम सपोर्ट का काम करेगा। जहां तक वायदा कारोबार के डेटा है पुट कॉल रेशियो 1.81 पे हायर साइड पे, ठीक है। थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो पुट कॉल रेशियो आपको अलार्मिंग लेवल की तरफ बढ़ेगा। एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूँ डिम्पी, वही कि वीकली और मंथली दोनों सीरीज, इसमें निफ्टी पर जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में वो 11,400 पर है, दोनों में। और ये है कुल मिलाकर 35 लाख शेयरों का, हालांकि बहुत बड़ा नहीं, लेकिन तो सीधा आपको यहाँ से 50 पॉइंट पर रुकावट है, यहाँ रुकेंगे। और लगभग उतना ही 34 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट 11,500 पर भी होता है। तो मुझे लगता है निफ्टी पर 11,400 से 11,500 के बीच में कहीं न कहीं एक बार बाजार रुकने की, थमने की कोशिश करेगा, प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा, वहाँ रुकेगा। तो आज गैप से बड़ा खुल जाए तो मैं थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के इंतजार करूंगा, 50-75 पॉइंट नीचे आने का इंतजार करूंगा, उसके बाद फ्रेश एंट्री करनी चाहिए। जल्दी नहीं है खरीदने की, 11,400 पर खरीदने की जल्दी नहीं है, वहाँ मैं प्रॉफिट बुकिंग करने की जल्दी करूंगा बजाय खरीदने की। पॉइंट नंबर, इसका मतलब ये नहीं कि बाजार में मूड खराब है, शॉर्ट कर देना और सब बेच के जीरो हो जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप इंतजार कीजिए, क्योंकि हायर ओपन इंटरेस्ट, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 11,400, पुट कॉल रेशियो 1.81 और गिरता हुआ विक्स स्टेबल है। ये तीनों आपको ये कॉम्बिनेशन दे रहा है कि ऊपर में नहीं खरीदना है। ये बहुत दिनों बाद मैं ये राय दे रहा हूँ कि आज ऊपर में 50-75-100 पॉइंट करेक्शन होने के बाद खरीदना है ऊपर के लेवल से। ऊपर से 2 मैक्रो पॉइंट और है, रुपया और कच्चा तेल। रुपया और कच्चा तेल, और देख लें। हाँ, अगर रुपया आज भी 50 पैसा 25 पैसा मजबूत खुल जाए तब तो मैं मेरी ओपिनियन बदलूंगा 9:08 पे, लेकिन अभी मेरी ओपिनियन ये है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, 11,200 बहुत मजबूत सपोर्ट है आपके लिए। इनफैक्ट 11,300 भी शायद ना टूटे, क्योंकि वीकली सीरीज में 11,300 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में, तो आपके लिए पहला अहम सपोर्ट 11,300 पर आ जाता है। अब आइए बैंक निफ्टी। अच्छा, एक और चीज बता दूं, निफ्टी में कल 16 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में जुड़ा है, परसों जुड़े थे 17 लाख। पहली बार ऐसा हुआ है 2 दिनों में 35 लाख शेयरों से ज्यादा, 35 लाख शेयरों के आसपास ओपन इंटरेस्ट बन गया निफ्टी में, इतनी लॉन्ग पोजीशन बनी है। बैंक निफ्टी में सीधा 28,500 आपके लिए अहम सपोर्ट है, उसके बीच में 28,700 28,800 छोटा सपोर्ट है, बड़ा नहीं। 29,000 और 29,100 की रट में बार बार क्यों लगा रहा हूँ वो बता दूं। 29,000 के कॉल्स में है 6 लाख शेयर, और पुट में, और 29,100 के कॉल में है 5 लाख शेयर, तो दोनों जगह मिला के 11 लाख शेयर है। तो रुकना है बाजार को तो यहीं रुकना है, लेकिन अगर रुकावट के बाद 29,100 को पार करके टिक जाता है तो फिर ये मुड़ के देखेगा नहीं, फिर 300-400 पॉइंट नॉन स्टॉप आपको मिलेंगे, ये भी नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये भी अब एक बार हमने नोट कर लिए सारे के सारे लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो कि हम डिस्कस कर रहे थे। अब आते हैं जरा सीधा आज के स्टॉक पे। तो आज का स्टॉक ऑफ द डे का बिगुल बजाते हैं, बताएं सर। स्टॉक वही है, रिकमेंडेशन वही है, बिगुल अलग है। हाँ, ये इसी स्टॉक के लिए बिगुल कल भी बजा था बाजार बंद होते होते, और वो था कल के 2000 का। हाँ। और वो है ल्यूपिन शॉर्ट करने की राय। और कल के 2000 में जिन लोगों ने लुपिन शॉर्ट किया 763 763, जी हाँ 763 पे हमने दिया था लुपिन शॉर्ट। ये लिखा हुआ पता लगा कि आज इस पे एक नेगेटिव खबर आ रही है। पता नहीं था, बिल्कुल नहीं था। कल तो अंदाजा होगा किसी चीज को देख के, स्क्रीन देख के, बिल्कुल स्क्रीन देख के लग रहा है कि इतने मजबूत बाजार में ये स्टॉक जिस तरह से गिर रहा है, मैंने कल कहा भी था कि लगता है कोई बड़ी खबर आने की तैयारी में, जिस तरह से मंदी हो रही है। 763 पे हमने शॉर्ट करने की राय दी थी। एक्चुअली हमने जहां बोला वहां से ऊपर बंद हुआ 2-3 रुपए। 772 ये स्टॉप लॉस था फ्यूचर का, और कल 755 745 के टारगेट हमने ये कल के दिए थे। कल के मैं बता रहा हूँ, आज आपको शॉर्ट करना है, और शॉर्ट करने के लिए स्टॉप लॉस है आपका 770 का। 772 का कल का रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, 770 क्योंकि गैप से खुलेगा। 740 45 740 35 और 730 ये 3 टारगेट है आज लुपिन के लिए। हाँ, एक चीज़ है, चूंकि कल काफ़ी गिरा हुआ है, 5% नीचे गिरा है, हो सकता है बाजार को थोड़ा अंदाजा हो, बहुत गैप से नीचे खुल जाए तो फिर ना बेचे। और अगर आपने कल शॉर्ट किया है कल के 2000 में, तो आज जितना ज़्यादा गैप से खुले उतना काटने की जल्दी करें। ओके, सीधी बात है, क्योंकि हमारे 2000 वालों के तो 2000 से कहीं ज़्यादा बन जाएंगे।
तो खुलेगा तो गैप से। और दूसरा ये कि मंदीदीप का जो ये ना भले कंपनी कह रही हो कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, वाली ये मामला बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये बड़ा नेगेटिव है लुपिन के लिए, ये तकलीफ करने वाला है। वो कह रहे हैं कि 5 से 8% हमारा कुल एक्सपोर्ट्स है। हाँ, जो वैसे टोटल एक्सपोर्ट्स का वो बात सही है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स बड़े होंगे। एक बार वो यूएसएफडी ने तीसरा नेत्र खोल दिया ना, तो फिर मुश्किल है मामला। ये इसको मतलब हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ फंडामेंटली ये मंदीदीप का ऑब्जर्वेशन आना ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आगे वार्निंग के बाद बैन हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये चिंता की बात ज़्यादा है, कम नहीं है। ठीक है, एक बार की तो स्टॉक ऊपर नीचे हो जाए, शॉर्ट पोजीशन है, लॉन्ग पोजीशन है, वो उस पर ट्रेड करे, कल गिरा हुआ भी है तो नीचे गैप से खुल के रिकवर हो जाए, वो एक अलग चीज़ हो सकती है। लेकिन फंडामेंटली स्टॉक के लिए नेगेटिव है, संदेह के घेरे में घिर जाए। हाँ बिल्कुल वही सब। तो 740, 735, 730 आज के लेवल्स हैं। खैर 9:08 जब फ्रीज होंगे तब इसके बारे में बात भी करेंगे। कोई ज़्यादा बड़े गैप के साथ अगर ये खुलता है तो फिर इसमें रणनीति से थोड़ा सा चेंज भी करनी पड़ जाए। ठीक है, आज का हीरो भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन वो 9 बजे होगा। इस बीच रजत मेरे से जुड़े हैं खबर वाले शेयर्स बताने के लिए। पूजा भी आपको खबर वाले शेयर्स बताएंगी। दिवांशी ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट। रजत बताएं आज के शेयर्स कौन से? बिल्कुल, पहले तो प्राइमरी मार्केट से शुरुआत करते हैं। एमएसटीसी का जो आईपीओ खुला हुआ है, जो कल खुला था, वो 5% सब्सक्राइब हुआ पहले ही दिन। बता दें आपको कि 15 मार्च तक ये आईपीओ खुलेगा, जिसमें 121 से 128 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। और कंपनी के हाथ तो कुछ नहीं लगेगा, लेकिन सरकार लगभग 1,77,00,000 शेयर बेचकर 226 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ, यहाँ पर भी ओएफएस की जो डिटेल्स आई हैं उसमें रिटेल हिस्सा जो है उसको भी ओवर सब्सक्रिप्शन का 107% ओवर सब्सक्राइब करता हुआ नजर आया है। तो अच्छा रिस्पांस रिटेल कैटेगरी में भी एचडीएफसी लाइफ के ओएफएस को मिला है। कोल इंडिया, यहाँ पर आज फोकस है क्योंकि अंतरिम डिविडेंड पर कंपनी की बोर्ड बैठक है आज, और एक्सपेक्टेशन ये है कि लगभग 9.5 से 10.5 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड जो है वो कोल इंडिया इस बार दे सकती है, क्योंकि मौजूदा कैश फ्लो जो है वो 7 साल की ऊंचाई पर हैं। अच्छे कैश फ्लो में बैठी है कोल इंडिया, तो 9.5 से 10.5 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन की जा रही है। इसके अलावा रियल एस्टेट स्टॉक्स पर नजर रखें, क्योंकि खबर यहाँ पर यह है कि एम्बेसी ऑफिस पार्क्स का रीट्स, एम्बेसी ऑफिस पार्क्स में आपको बता दूं ब्लैकस्टोन ग्रुप इसको बैक कर रहा है। इसका रीट्स आईपीओ खुलने जा रहा है 18 से 20 मार्च के बीच, और इसके जरिए एम्बेसी ऑफिस पार्क लगभग 4,750 करोड़ रुपए जुटाएगा। इशू का प्राइस बैंड 299 से 300 रुपए प्रति यूनिट रखा गया है, लेकिन ये रीट्स आईपीओ पहला होगा देश में, तो इसके चलते आज रियल एस्टेट सेक्टर के जो स्टॉक्स होंगे वो कहीं ना कहीं फोकस में है। और फोकस में बैंकिंग स्टॉक्स भी रहने वाले हैं। यहाँ पर 2 खबरें हैं। पहली ये कि ओएमओ ऑपरेशंस आरबीआई के आज से फिर से शुरू हो रहे हैं। 12,500 करोड़ रुपए की नकदी है वो सरकार बैंकिंग सिस्टम, आरबीआई बैंकिंग सिस्टम में इन्फ्यूज करेगी। और दूसरी बड़ी खबर जो आज ये आई है वो ये कि आरबीआई डॉलर स्वैप डील के जरिए बैंकिंग सिस्टम में करीब 35,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज करेगा। ये डॉलर स्वैप डील मैं आपको समझाऊं तो उसमें डॉलर फंड्स जो कि बैंक्स के पास हैं वो आरबीआई के पास पार्क करेंगे बैंक्स, और उसके बाद 3 साल बाद यही डॉलर फंड्स वापस से बैंक्स जो हैं वो ले लेंगे एक तय भाव पर इसके जरिए 35,000 करोड़ रुपए सिस्टम में आ जाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा बैंकिंग को। और साथ ही साथ टाटा मोटर्स, इसमें खबर यह है कि यूके में जो जेएलआर इन्होंने रिकॉल करी है उसका आंकड़ा है 44,000 गाड़ियां इनको रिकॉल करी गई हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बहुत ज़्यादा हो गए, तकनीकी गड़बड़ियां पाई गई हैं, इसके कारण 44,000 गाड़ियां जो है वो रिकॉल कर ली गई हैं। ठीक है, बताएं पूजा आपके पास खबर वाले शेयर्स? जी, टीएनडी पर नजर रखिए। कंपनी को के लिए पॉजिटिव खबर है। राजस्थान के ट्रांसमिशन ग्रिड के लिए कंपनी को एक ऑर्डर मिला है और ये करीब 150 करोड़ की लागत से ये ग्रिड बनाया जाएगा, तो आज स्टॉक पर नजर रखनी होगी। HCL टेक भी फोकस में रहेगा। कंपनी ने यूएस की एक कंपनी स्ट्रॉन्ग ब्रिज एनविशन का अधिग्रहण कर दिया है, और ये जो पूरा अधिग्रहण है ये कंपनी ने करीब 300 करोड़ रुपए में किया है, और डिजिटल सॉल्यूशन पोर्टफोलियो को बढ़ावा देने के लिए यह अधिग्रहण हुआ है, तो HCL टेक आज फोकस में रहेगा। एशियन पेंट्स प्रमोटर्स की तरफ से कुछ शेयर्स गिरवी रखे गए हैं, करीब 20 लाख शेयर्स, और कुल हिस्सेदारी जो बैठती है 0.20% के आसपास की बैठती है, तो यहाँ नजर रखिए। NHPC, शुक्रवार को कंपनी की बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि ECB के जरिए $10 करोड़ जुटाने पर विचार किया जाएगा, तो आज NHPC फोकस में रहेगा। एविएशन स्टॉक्स पर भी नजर रखिए। स्पाइस जेट आज फोकस में रहेगा, क्योंकि बोइंग 737 मैक्स के बैन होने के बाद कंपनी की तरफ से कमेंट्स आ रहे हैं कि वो अपने अन्य विमानों को इस्तेमाल करेगी, और इसके अलावा जेट एयरवेज भी फोकस में रहेगा। कंपनी के 5 और विमान ग्राउंडेड हो चुके हैं, तो इन तमाम खबरों के चलते आज एविएशन स्पेस फिर से फोकस में रहेगा। और आखिर में बात करते हैं ई-क्लर्क्स की। आज कंपनी की बोर्ड की बैठक होनी है जिसमें कि बायबैक पर विचार किया जाएगा। ठीक है, दिवांशी ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स क्या कह रही है?
बिल्कुल, आज शुरुआत यहाँ पे सेक्टर से करते हैं। टेलीकॉम सेक्टर पर सीएलएसए की एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जहाँ पे वो मानते हैं कि सबसे पहले तो जो टॉप पिक है उनकी भारतीय एयरटेल है। लगातार यहाँ पे मार्केट शेयर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और वो मानते हैं कि सेक्टर में जिस तरह से अब कंसोलिडेशन हुआ है, अब स्पेक्ट्रम को कंपलसरी जो कीमत है स्पेक्ट्रम की वो कम होती हुई दिखेंगी। इससे पूरे सेक्टर को काफ़ी फायदा होता हुआ दिख सकता है और रिटर्न रेशियोज यहाँ पे सुधर सकते हैं। साथ ही आज वोल्टास और हेवल्स पे पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई हैं। वोल्टास सीएलएसए की रिपोर्ट है, जहाँ पे उन्होंने बिकवाली की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य भी 500 रुपए है, लेकिन कमेंट्री पॉजिटिव है। मांग में काफी सुधार देखने को मिल रहा है, स्पेशली दक्षिण भारत से जो मांग है एसी की वो सुधरती हुई दिख रही है। वोल्ट बैग जो जीवी है कंपनी की, वहां पे काफी सुधार का अनुमान है। इन्वेंट्री जो है वो 1 महीने से कम होती हुई दिखी है और साथ ही फ्रिज और वॉशिंग मशीन के सेगमेंट पर कंपनी का ज्यादातर फोकस है। हेवल्स यहाँ पे न्यूट्रल रेटिंग बरकरार है, लेकिन लक्ष्य बढ़ाया है सिटी ने। लक्ष्य 783 से बढ़ाकर 860 किया है और ये भी मानते हैं कि यहाँ पे जो ईपीएस ग्रोथ है FY 2021 में वो बढ़ सकता है। जेफरीज की इंडस्ट्रीज पर एक पॉजिटिव रिपोर्ट है और मानते हैं कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद यहाँ पे ये सारी कंपनीज में अच्छी खरीदारी होती हुई दिख सकती है, लेकिन इस बार थोड़ी सी अनिश्चितता ज़्यादा है चुनाव को लेके। पर तो भी एल&टी, वोल्टास, एबीबी और केआई इंडस्ट्रीज पर वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। मैक्वारी की लुपिन पर नेगेटिव रिपोर्ट है, अंडर परफॉर्मेंस रेटिंग दे रहे हैं और 716 तक के लक्ष्य हैं। वो ये मानते हैं कि अगले 1 से 2 महीने में कंपनी को वार्निंग लेटर भी इश्यू हो सकता है मंदीदीप प्लांट को। और जो यूएस एक्सपोर्ट्स हैं उसमें उनका जो हिस्सा है करीब 5 से 6% का ही है। मॉर्गन स्टैनली की इंश्योरेंस सेक्टर पर रिपोर्ट है और वो मानते हैं कि पिछले महीने के कंपेरिजन में इस महीने जो प्रीमियम की ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़कर आई है। बिरला सन लाइफ, टाटा AIA ये दोनों जगह पे हमें मजबूत और लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है और निजी क्षेत्र में प्रीमियम ग्रोथ करीब 16% से बढ़ा है। येस बैंक पर डॉइश बैंक की पॉजिटिव रिपोर्ट और मानते हैं कि कॉर्पोरेट लोन सेगमेंट में हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन रिटेल और SME साइड पर जो लोन ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़कर आ सकती है। एडलवाइस की और JP मॉर्गन दोनों ही जुबिलेंट फूड पर पॉजिटिव रिपोर्ट आती हुई दिखी है। जिस तरह से उन्होंने चाइनीज़ QSR खोला है वो काफ़ी पॉजिटिव। और आखिर में HCL टेक पर मॉर्गन स्टैनली और क्रेडिट स्विस दोनों की पॉजिटिव रिपोर्ट है। मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट रेटिंग है और जो टारगेट्स है वो भी 930 के दे रहे हैं, लेकिन क्रेडिट स्विस यहाँ पे 1310 तक के लक्ष्य दे रहे हैं और मानते हैं कि जो ब्रिज एनविजन उन्होंने अधिग्रहण किया है उससे करीब आधे % का रेवेन्यूज में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं, ढेर सारा एक्शन है। इन रिपोर्ट्स के दम पर आज आपको देखने को मिलेगा। करते हैं एक्शन की शुरुआत हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। हमारे साथ है हमारे स्टूडियो में विश्वेश चौहान और स्टूडियो के बाहर मुंबई से जुड़ चुके हैं विकास सेठी साहब। 2 वी हैं, वी फॉर विक्ट्री। कुणाल जी और राकेश जी हमेशा की तरह। कुणाल जी 1 दिन की छुट्टी के बाद फिर से पदार्पण करते हुए। ओके, आइए करते हैं शुरुआत। भी हमारे साथ आए हैं और ये भी लंबी छुट्टियों के बाद और घूम फिर कर आए हैं। इनके फेसबुक से पता लगा कि अच्छा फेसबुक से मुझे फेस से पता लगा। आपको फेसबुक, मुझे फेस ही तरोताजा लग रहा है इनका। तो बताइए आपकी तरोताजा पिक्स विश्वेश जी। 2 बाय पिक है। पहले तो क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं तो मैं कुछ रिव्यू कर लूँ। पिछले दिनों में जो निफ्टी का सबसे बड़ा हुआ स्टॉक था वो हिंद पेट्रो था और उसकी हमने 233 पे बाइंग दी थी। 265 का टारगेट हो गया है। उज्जीवन हमारा टारगेट 330 का अचीव हो गया। इंडसइंड बैंक 1520 पे हमने बाय दिया था, 1640 का टारगेट वो अचीव हो गया। जस्ट डायल, मुझे याद है कि बहुत स्केप्टिमिज्म था स्टॉक के अराउंड में, फिर भी आई वाज प्रीटी पॉजिटिव। ब्रेकआउट आया और 590 का एग्रेसिव टारगेट था वो भी हो गया। येस बैंक हो गया और एक स्टॉक था बजट के दिन दिया था केस इंटरनेशनल, वो भी हमारे बोलने के बाद 20% चल गया है। तो काफ़ी अच्छा रहा है। मंदी वाले तो आप अच्छी रिकमेंडेशन करके ऐसे छुट्टियों पे जाते रह करें। जी सर। मेरे हिसाब से रिकमेंडेशन के सिवा मार्केट में जो बाइंग हुई है कंटिन्यूसली ऐसा है कि लास्ट 6 दिन से पॉजिटिव फिगर है, वो काफ़ी नोटिसेबल है। तो यहाँ पे आज के दिन में मैंने 2 स्टॉक चुने हैं। पहला है BEL, भारत अतमोल। फ्यूचर्स में कल बहुत ही बढ़िया ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है 5.5%, 66% वॉल्यूम एडिशन था और जो ओवरऑल डिस्काउंट था वो थोड़ा सा कम हो गया है और डिलीवरी मेरे हिसाब से 34% हायर थी। तो यहाँ पे BEL बाय करने की सलाह होगी। 90 रुपये का स्टॉप लॉस होगा, 2 रुपये का स्टॉप लॉस है और उसके सामने टारगेट है वो 9950 का है, तो ऑलमोस्ट 8-7% का टारगेट है। दूसरा स्टॉक है वो है KTK बैंक, कर्नाटका बैंक। 125 के स्टॉप लॉस से खरीदना होगा। टारगेट होगा 140 और 150 ऑन द हायर साइड। ये स्टॉक में कल के दिन में जो ऑब्जर्वेशन है वो इतनी सुपर्ब है कि कल के दिन में सिंगल हैंडेडली स्टॉक ने जो OI ऐड किया है वो लास्ट 6 मंथ्स में ऐड नहीं किया है। तो मेरे हिसाब से और 130 के ऊपर जो उसका स्टेबल क्लोज आता है तो मेरे हिसाब से स्टॉक ओपन्स फॉर अ वेरी लार्ज अप मूव और पोजिशनली बहुत बड़ा पैटर्न है जिसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोलते हैं, वो भी ब्रेकआउट हुआ है। तो मेरे हिसाब से KTK बैंक को खरीदना चाहिए, नॉट ओनली फॉर अ डे बट मेरे हिसाब से आने वाले 1-2 महीने के लिए।
ठीक है, कर्नाटका बैंक हो गया एक तो खरीदारी के लिए, दूसरा BEL ये एक शेयर हो गया कर्नाटक बैंक कल रजत की टीम में था फास्ट मनी में, और उन्होंने सिर्फ इसी वजह से लिया कि अब ये चलने की तैयारी में, बाकी सारे प्राइवेट बैंक्स चल चुके हैं, अब यहाँ पर भागने की तैयारी में, और एकदम उनका लॉजिक ट्रेड बिल्कुल परफेक्ट गया है। और कल जय की टीम में भी 10 बजे की कमाई में भी था, 10 की कमाई में था कर्नाटका बैंक। तो कल दिन के ऊपरी स्तरों पर ये शेयर बंद हुआ। BEL भी कल आप क्लोजिंग में डिस्कस कर ही रहे थे कि BEL के अंदर काफी अच्छा मूव देखने को बन सकता है। आज विशेष की टीम में है कुणाल जी, बंसल जी भी हमारे साथ है, विकास जी भी है। तो विकास जी की लिस्ट थोड़ी बड़ी है, इसलिए पहले उनका स्वागत करते, पहले उनसे जान लेता हूँ उनके शेयर कौन से है। विकास जी गुड मॉर्निंग, आपके शेयर कौन से है सर? गुड मॉर्निंग डिम्पी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए बाजार में बिल्कुल एक तेजी का माहौल बना हुआ है। हालांकि कल हमने देखा निफ्टी में जरूर तेजी थी, बट मिड कैप स्मॉल कैप्स ने कल इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। बट मुझे लगता है आज थोड़ा उल्टा लग रहा है। मुझे लगता है निफ्टी हो सकता है रेंज बाउंड रहे, बट मिड कैप स्मॉल कैप्स में एक अच्छी तेजी बननी चाहिए। मैंने ट्रेडिंग के लिहाज से F&O सेगमेंट से 5 स्टॉक्स आइडेंटिफाई करे हैं जो कि कुछ ना कुछ न्यूज़ फ्लो से रिलेटेड है। मुझे लगता है पहला खरीदारी करना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे। मुझे लगता है पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस बिल्कुल फोकस में है। आज RBI का OMO ऑपरेशन भी है। फिर मुझे लग रहा है कि आने वाली क्रेडिट पॉलिसी में एक रेट कट के अनाउंसमेंट डेफिनेटली आ सकते हैं। फिर जो भी हाल ही में डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे NCLAT ने जो आर्सेलर मित्तल के बाइक जो SR स्टील को खरीदारी को अप्रूवल दिया है, तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है PSU बैंक्स में अभी और तेजी रहेगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिमेन्स द बेस्ट बेट, तो यहाँ पे खरीदारी करें। दूसरा स्टॉक DLF, मुझे लगता है रियल एस्टेट स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। 19 तारीख की जो GST काउंसिल की मीटिंग है उसको कल इलेक्शन कमीशन ने अप्रूवल ओके दे दिया है, और उसमें जो रियल एस्टेट जो GST की दरें जो रियल एस्टेट पे 12% से 5% कर दी गई थी, और अफोर्डेबल हाउसिंग में 8% से 1% कर दी गई थी, उस पर कुछ क्लैरिफिकेशंस आने की बात है, वो मंगलवार को है। तो मुझे लगता है अभी 2-3 दिन रियल एस्टेट स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं, तो DLF में खरीदारी करें। तीसरा स्टॉक अगेन रेट सेंसिटिव स्टॉक है, बजाज फाइनेंस। एक जबरदस्त कंपनी है, मुझे लगता है जिस तरह का मोमेंटम इसमें चल रहा है, ये स्टॉक भी ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है इसमें खरीदारी करनी चाहिए। चौथा MGL काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। मुझे लगता है सभी जो गैस स्टॉक्स हैं वो अच्छा कर रहे हैं। MGL कुड बी ए गुड बेट। और फाइनली SRF पे भी खरीदारी करने की सलाह है। मुझे लगता है काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ इस स्टॉक में भी देखी जा रही है। मुझे लगता है आज ये स्टॉक कल की जो चाल है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, तो यहाँ पे खरीदारी करें। कल अच्छी क्लोजिंग मिली थी SRF की, बंद होते तो बढ़ गया डी हाई पे। ओह वंडरफुल, 43 रुपए की मौजूद। अरे फिर से 2400 हो गया, फिर से 2400 होगा, क्या बात है। तो ये है स्टॉक का दम, वापस से 2400 मेरे ख्याल से लाइफ हाई के आसपास पहुंच रहा होगा। 2500 के आसपास का मेरे ख्याल से इसका हाई होना चाहिए जहां से करेक्ट हुआ था। चलिए, तो ये हैं स्टॉक्स जो दमदार एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। दमदार एक्शन में राकेश जी भी हैं। 28,900 का राकेश जी का बैंक निफ्टी का टारगेट कल हासिल हो चुका है, उसकी बधाई एक बार फिर से राकेश जी। और आज के स्टॉक्स बताइए। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, पहले तो स्टॉक से पहले अनिल जी, कल आपने जब लुपिन रिकमेंड किया था और आपने बड़ा स्ट्रांगली बोला था जिस तरीके से स्टॉक में गिरावट है, यहाँ कुछ ना कुछ अनिल जी आपने बोला था निकल के आएगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ और एक खराब खबर निकल के आ रही। बट अनिल जी, मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि कैसे कर लेते हैं आप, क्योंकि मैंने तो अक्सर देखा है जिस दिन आप येलो शर्ट और ऊपर रेड टाई पहन के आते हैं उस दिन आपका एनालिसिस बढ़िया निकलता है। तो अब बात ये रही कि जिस दिन आप ये पहन रहे हो उस दिन पहने का भी एनालिसिस अनिल जी सुनना चाहिए। बट लुपिन की अनिल जी सेल कॉल के लिए मुबारकबाद है आपको। एक चीज बताओ, मैं एक काम करता हूँ बंसल जी, मैं ऐसे 5 ड्रेस सिलवा लेता हूँ 5 ऐसी टाई, 5 ऐसी येलो शर्ट, रोज यही पहन के। अगर इसी से अपना एनालिसिस ठीक हो जाए तो इससे बढ़िया क्या बात है, क्यों डिम्पी जी? तो रोज एनालिसिस ठीक हो। लेकिन देखिए, ये बात सही है। लुपिन में जो कल समझ में आया, वो स्क्रीन देखकर ऐसा लग रहा था कि कुछ न कुछ आने वाला, कुछ न कुछ। मैं तो सोच रहा कुछ न कुछ होने वाला है, मुझे नहीं पता था बहुत कुछ होने वाला है। ये तो मंदीप का जो है, ये तो कुछ न कुछ नहीं है, बहुत कुछ हो गया। एनीवे, बताइए सर अपनी पिक्स। अनिल जी, एक तो खरीदारी की राय है NIT टेक पर, जिस पर वो मैं कंटिन्यूसली रिकमेंड कर रहा हूँ। टेक्निकल रुझान काफी अच्छा है। 1308 का 1308 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस लगा के 1400 के टारगेट के लिए NIT टेक को बाय करना चाहिए। दूसरा एक खरीदारी की राय है Pidilite पर, जिसमें कल के सत्र में एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 1158 का स्टॉप लॉस, 1200 के लक्ष्य के लिए Pidilite को खरीदे। और एकमात्र सेल कॉल सिप्ला, यहां पर टेक्निकल रुझान खराब है। सिप्ला में 542 के स्टॉप लॉस के साथ बिकवाली की राय है 520 के लक्ष्य के लिए। ठीक है, सिप्ला बेचना है, Pidilite खरीदना है, इस चीज पे ध्यान रखें। ये 2 शेयर हो गए बंसल जी की तरफ से।
तो NIT टेक भी है, एक इस पर भी आप ध्यान रख सकते हैं। NIT टेक तो आप कल भी कह रहे थे बंसल जी की चलेगा, कल इसमें अच्छी खबर भी आई है और आज इसके बारे में पूजा थोड़ी देर पहले हमको बता भी रही थी और आपने कल भी इसके बारे में बात रखी थी। NIT टेक, पीडिलाइट खरीदना है, सिप्ला को बेचना है। कुणाल जी अपने दाम्पत्य जीवन का एक अहम दिन और निभा के, एक अहम रोल निभा के आज फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। कुणाल जी स्वागत है आपका। बताएं सर, आज आपके शेयर कौन से हैं? धन्यवाद डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। देखिए मैं खरीदारी की मैं राय देने वाला हूं 2 शेयर्स में, लेकिन उससे पहले मैं अनिल जी से एक सवाल करना चाहता हूं। जी जी सर। पिछली बार मैंने सवाल किया था कि 28,200 कब आएगा, उन्होंने सही जवाब दिया था। फिर मैंने उनसे सवाल किया था कि 29,000 कब आएगा, तो वो भी कल डेरिवेटिव्स में, फ्यूचर्स में ऑलमोस्ट 2 पॉइंट से चूक हो गई। 28,998 का कल बैंक निफ्टी का हाई है। अब सवाल ये है कि 29,400 अनिल जी कब आएगा बैंक निफ्टी में, ये जवाब आपको देना है। तो 29,400 अभी आप थोड़ी देर लेट आए, उससे जस्ट पहले हम यही बात कर रहे थे। 29,100 को पार करते ही 29,400 29,500 आने में उतना ही वक्त लगेगा जितना कल 28,500 के बाद 28,900 आने में लगा। तो मेरे लिए आज तो कुणाल जी 29,000 29,100, वो मैं स्पोर्ट लेवल दे रहा हूँ, आप शायद फ्यूचर पूछ रहे होंगे। फ्यूचर में आप प्रीमियम रहेगी 85 पॉइंट की, 55 पॉइंट की रहेगी, प्रीमियम घट गई है बैंक निफ्टी में। तो आप जब 29,400 पूछ रहे हैं तो इसका मतलब मैं 29,350 मान रहा हूँ उसे। 29,350 मेरे लिए तब आएगा जब 29,100 के पार निकलेंगे। अब 29,100 वैसे आज डेटा के लिहाज से देखें तो 29,000 29,100 रुक जाना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी गलती से जिस तरह से शॉर्ट कवरिंग का फोर्स है, खरीदारी का फोर्स है, 29,100 पार किया तो फिर आज ही 29,350 कैश में और 29,400 फ्यूचर में आपको दिख जाएगा। लेकिन कुणाल जी जिस तरह से सवाल पूछ रहे थे ऐसा लग रहा था कौन बनेगा करोड़पति है, तो अमिताभ बच्चन की तरह कुणाल जी सवाल पूछ रहे थे। आप दूसरे पड़ाव को पार कर चुके हैं, तीसरे पड़ाव का एक क्वेश्चन है, कैसे मिलेंगे 1 करोड़? तो 1 करोड़ का चेक एक साइन करके रखिएगा सर आप। आजकल तो वैसे डिजिटल ट्रांसफर होता है, लेकिन फिर भी आप चेक साइन करके रखिएगा, ये तीसरा चौथा पड़ाव के पैसे भी आपको देने पड़ जाए, ठीक है। कुणाल जी बताए, शेयर्स बताए। 2 काउंटर्स पे खरीदारी की राय है डिम्पी, जिसमें एक काउंटर की चर्चा ऑलरेडी बंसल जी कर चुके हैं और ये काउंटर है पिडिलाइट, जिसमें कि एक बहुत क्लियर ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ नजर आ रहा है। मुझे भी पसंद आया चार्ट्स देखकर। पिडिलाइट खरीदें, 1160 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है, 1190-95 का पहला टारगेट होगा। और दूसरी खरीद की राय है येस बैंक में। येस बैंक में हमने देखा बाकी सारे बैंकिंग स्टॉक, स्पेशली जो प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स हैं, सब में ही बड़ा ब्रेकआउट है। केटीके की बात अभी विश्वेश ने की, इसलिए मैं दोहरा नहीं रहा हूं, लेकिन खरीदें येस बैंक, जिसमें मुझे लगता है कि 237 रुपए पर स्टॉप लॉस रखें तो 250 रुपए तक जाने की संभावना दिखती है, तो येस बैंक भी बाय करना। और येस बैंक पर आज एक बेहद दमदार रिपोर्ट भी है और वो है डॉइश बैंक की। 300 रुपए का टारगेट दिया है येस बैंक के लिए और उन्होंने दी है खरीदारी की राय, तो वो भी एक पॉजिटिव आप मान नितिन मुरारका के इस बारे में और नितिन जी भी कह के गए थे कि भाई येस बैंक में तेजी करिए। कॉल ऑप्शन उन्होंने खरीदवाया है येस बैंक में 250 रुपए वाला 9 रुपए में खरीदवाया है। लेकिन अब ऐसा होगा कि पहले क्या रिपोर्ट्स आती थी, हम डिस्कस करते हैं, आजकल हम डिस्कस पहले करते हैं, रिपोर्ट्स बाद में आती है। नहीं, वो तो बहुत टाइम से ऐसा है। बंसल जी रिकमेंड करते हैं, नेस्ले CLSA वाले उनको फॉलो कर लेते हैं। बहुत ही गजब है, मतलब ट्रैक रिकॉर्ड, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। आइए अब कुछ और स्टॉक्स पर करते हैं फोकस। विकास जी, मैंने तो पढ़ाई की नहीं इस बार, आपने की क्या? ये MSTC वाले IPO की 121 से 128 रुपए वाला है, अगर नज़र डाली हो, देखा हो तो बताइए। आजकल वैसे क्या है, सेकेंडरी मार्केट से फुर्सत नहीं मिल रही, इतना एक्शन वहाँ पर, तो प्राइमरी में कौन दिमाग लगाए, वैसा हो गया। आप बताइए, MSTC का IPO 5% भरा है पहले दिन। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, ये एक तो सेकेंडरी मार्केट इतना अच्छा कर रहा है तो प्राइमरी मार्केट पे ध्यान नहीं है, और दूसरा इस तरह के IPO पे तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता। गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, ई-कॉमर्स सेक्टर में है, जो इंपोर्ट करती है बल्क रॉ मटेरियल। बट अगर आप इसके फाइनेंशियल्स देखें तो पिछले साल कुछ 6.5 करोड़ का लॉस किया है, फिर इस साल के जो 6 महीने के जो ऑलरेडी नतीजे पेश किए उसमें 16 करोड़ का लॉस किया है। तो इस तरह की कंपनी में कोई पैसे बनने के चांसेस है नहीं। और बाकी आप विद इन, अगर PSU स्पेस में भी देखना है तो लिस्टेड स्पेस में बहुत कंपनियां हैं जो अच्छे रिटर्न्स यहाँ से दे सकती है, तो कोई औचित्य नहीं बनता इस IPO में सब्सक्राइब करने का। तो मेरी सलाह रहेगी कि इसको अवॉइड करें। चलिए, अच्छा हो गया आपने बता दिया, अवॉइड करें। अवॉइड कर दिया सर, ओके। अब आइए एक और स्टॉक पर राय ली जाए और वो है कोल इंडिया। आज 9.5 से 10.5 रुपये के बीच में डिविडेंड आने की संभावना है। अंतरिम डिविडेंड पे बोर्ड बैठक है और पूरे वित्त वर्ष में 25 से 30 रुपये की बात भी की जा रही है और इसी के दम पर स्टॉक 238 240 पहुंचा भी है। विकास जी, अभी भी खरीदना है, आप छोड़ दें?
देखिए थोड़ा बहुत अपसाइड, मतलब 4-5 रुपए तक की अपसाइड आज बिल्कुल हो सकती है इस स्टॉक में, बट दैट शुड बी इट। ये स्टॉक में एक हमेशा ओवरहैंग रहता ही है कि कब गवर्नमेंट आ जाए स्टेक सेल करने के लिए। अभी रिसेंटली इन्होंने बाईबैक भी कंक्लूड किया या अनाउंस किया था 235 के लेवल पे, तो वो तो मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ नहीं होगा। बाकी ये डिविडेंड का अनाउंसमेंट है, अगर 10-12 रुपये डिविडेंड आता है तो मुझे लगता है 4-5 रुपये की तेजी यहाँ से बन सकती है, एंड दैट शुड बी इट। ठीक है। इसके अलावा कुछ एक और शेयर और है जहाँ पे मोमेंटम दिखेगा, जुबलेंट फूड वर्क। खबर यहाँ पे ये है कि प्रमोटर जुबलेंट कंज्यूमर्स में आज 40 लाख शेयर बेचेंगे। इसका फ्लोर प्राइस 1272 रखा गया है। एक बार जरा इसके बारे में विश्वेश देखिए आप। सी आई थिंक डिम्पी शॉर्ट टर्म में एक रेजिस्टेंस था 1375 के आसपास और वहाँ से करेक्शन भी आया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक यहाँ से 1250 की ओर जा सकता है नीचे में, बट वो एक प्राइस जोन है जहाँ सपोर्ट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से दिस कुड बी दी वन स्टॉक जहाँ पे आप आज के दिन में शॉर्ट भी इनिशिएट कर सकते हो। देखते हैं कि कहाँ ओपन होता है, बट बायस नेगेटिव रहेगा शॉर्ट टर्म में। थोड़ा बायस नेगेटिव रह सकता है। हालांकि इस पे आज 2 रिपोर्ट भी है, कैडलवाइज की रिपोर्ट भी है जो कह रहे हैं कि खरीदारी का लक्ष्य है 1529 का टारगेट दे रहे हैं, और जेपी मॉर्गन की भी एक रिपोर्ट आई है जिनका टारगेट 1430 का है। जो भाव चल रहे हैं उससे दोनों ऊपर है, एक बाय है और एक ओवरवेट है। लेकिन आज इसमें प्रमोटर जो है जुबलेंट कंज्यूमर्स वो 40 लाख शेयर पे है और जो उसका भाव है वो 1272 है। तो इसलिए 3 रेट आपके सामने अलग अलग है। रिपोर्ट्स ऊपर कह रही है जो आज डील लगेगी उसके भाव करंट भाव से नीचे है और मौजूदा भाव 1300 है। तो थोड़ा सा रुक जाइए, एक बार पहले इस डील को कुछ होने दीजिए, फिर इसके बारे में और बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस बीच दीवान हाउसिंग को लेकर एनएचबी ने भी जांच की थी। उन्होंने भी कहा है कि बुक्स बिल्कुल क्लीन है। इससे पहले एक और नोडल एजेंसी भी इनकी जांच कर चुकी है। कोबरा पोस्ट के जो आरोप लगाए गए थे वहाँ से भी इनको क्लीन चिट मिल चुकी है। तो सिटी जी, इस पे DHFL पे थोड़ा सा स्टांस बदले, जब 2 पॉजिटिव खबर 2 एजेंसीज ने इसको क्लीन चिट दे दी तो? देखिए डिम्पी, जिस दिन ये पहली रिपोर्ट आई थी जो मिस्टर TP ओसवाल साहब ने दी थी, जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर के रूप में जो उन्होंने क्लीन चिट दिया, उसके बाद हमने देखा स्टॉक में एक बहुत ही अच्छा उछाल देखा गया। 155 के लेवल्स दिखाए थे और उसके बाद से वापस स्टॉक टूट गया। अब ये आज जो वापस से रिपोर्ट्स है चूंकि पॉजिटिव है तो स्टॉक में एक अच्छा उछाल हो सकता है, बट मुझे लगता है काफ़ी वोलेटाइल स्टॉक है। जो ट्रेडर इसको बचा सकते हैं या स्क्रीन के सामने रहते हैं उनके लिए ट्रेड करने की सलाह रहेगी। बाकी फिर कुछ खंडन आ जाता है तो वापस से स्टॉक टूट जाता है, तो उस लिहाज से बिल्कुल निम्बल फुटेड होके अगर ट्रेडिंग कर सकते हैं तो डेफिनेटली इसमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी। टाटा मोटर्स पे एक दिन अच्छी खबर आती है तो दूसरे दिन ही बुरी खबर भी आ जाती है। आज खबर ये हमको मिल रही है कि यूके में JLR की कुछ गाड़ियों को रिकॉल किया गया है। ये कुछ मैं हटा देता हूँ क्योंकि 44,000 गाड़ियाँ हैं जो इन्होंने रिकॉल करने की बात की है। तो एक बार कुणाल जी जरा टाटा मोटर्स का लय और रिदम बताइए, ये कैसे चलेगा? बाजार में देखिए पूरा पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है। आज वीकली एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, कुछ शॉर्ट कवरिंग आ सकती है इस शेयर में भी क्या? देखिए हम चर्चा कर रहे थे पहले भी इसकी डिम्पी, और मैंने कहा था कि 200 रुपये इसके लिए एक बड़ी अड़चन है। चार्ट्स अभी भी कमज़ोर हैं और 200 को पार करने में विफल रहा है, वहीं से नीचे फिसला है। मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स में आपको गिरावट और गहराते हुए नजर आएगी। इन स्तरों पर खरीदारी की राय नहीं है। नीचे की ओर अगर आप देखें तो अब जो सपोर्ट है वो सीधा 162-63 के रीजन में है जो 20 रुपये नीचे है। तो इन स्तरों से भी मुझे लगता है कि 18 से 20 रुपए की गिरावट मुमकिन है। खरीदारी की बिल्कुल जल्दबाजी मत कीजिए। 165 के आसपास खरीदने का विचार बनाएंगे, इन स्तरों पर अवॉइड करने की राय। ओके, तो जल्दी ना करें, आराम से मौके मिलेगा, मौके देगा स्टॉक ये खरीदारी करने के। HDFC लाइफ, इसका ऑफर फॉर सेल कल भर गया, रिटेल में भी 1 गुना भर गया, 1 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा, और इंस्टीट्यूशन में तो 2.5 गुना भरा ही था। 366 पर बंद हुआ है। अब क्या करना है विकास जी, इसे खरीदे या ना खरीदें? नहीं, बिल्कुल अनिल जी, खरीदने की सलाह रहेगी। मैंने पहले भी शायद लास्ट वीक भी अपनी इसमें चर्चा हुई थी, मैंने कहा कि ये जो एक ब्लॉक डील होनी है उसकी वजह से स्टॉक गिरा है, ये एक अच्छा मौका है मीडियम से लंबी अवधि के निवेशकों को इस स्टॉक को अक्वायर करने का। स्पेस बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छे ग्रोथ पोटेंशियल है और मुझे लगता है HDFC स्टैंडर्ड लाइफ विद इन द स्पेस एक अच्छी कंपनी है, तो इन लेवल्स पे इस स्टॉक को खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ठीक है। HCL टेक, जरा इस पे राय दीजिए आप विश्वेश जी। 2 रिपोर्ट है, एक अच्छी है एक खराब है, एक खबर भी है और एक खबर भी है। खबर है $4.5 करोड़ में अमेरिका में एक एक्विजिशन किया है। अच्छी ये है कि इस क्रेडिट स्विस ने दिया है 1310 का टारगेट
और मॉर्गन ने दिया है 930 का टारगेट। ऐसा लग रहा है 52 हफ्तों की रेंज दे दी दोनों ने अपने अपने टारगेट के हिसाब से। बिल्कुल सर, वैसा ही लग रहा है, बिकॉज ओवरऑल अगर आप रेंज देखेंगे तो ऊपर में 1080 और नीचे में 1000 के आसपास रहता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि शॉर्ट टर्म में अगर ऑप्शन डेटा भी मैं चेक करता हूँ तो OI फ्रंट पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 1060 के कॉल ऑप्शन में है, 2,12,000 शेयर, और नीचे में पुट साइड अगर देखते हैं तो 1020 के पुट में हाईएस्ट हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये जो स्ट्रेंगल है 1060 और 1020, ये 17 रुपये प्लस 11 रुपये करीबन आपको 28-29 रुपीज़ के आसपास मिलता है, विच विल गिव यू कुशन इन 1100 और नीचे में 990। तो ये रेंज रहनी चाहिए सर, और ये स्ट्रेंगल शॉर्ट करके आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो ये है HCL। एक और स्टॉक पे राय दे दीजिए आप, वो है एशियन पेंट्स। कल प्रोमोटर्स ने यहाँ पे 20 लाख शेयर गिरवी रखे हैं। वैसे तो ऐसा गिरवी रखना कोई बड़ी बात और ख़राब बात नहीं है, खासतौर से एशियन पेंट्स जैसे प्रोमोटर तो बहुत ही मजबूत है, लेकिन फिर भी एक बार चार्ट्स वगैरह पे वायदा कारोबार के डेटा से बता दीजिए क्या करना है। ओवरऑल सर वॉलेटिलिटी स्टॉक की काफ़ी कम है और पुट कॉल रेशियो भी मेरे हिसाब से कंफर्टेबल है। नीचे में एक फ्लोर प्राइस बनी थी 1380 के आसपास। मेरा ऐसा मानना है कि वो जब तक नहीं निकलता तब तक शॉर्ट टर्म रुझान ऊपर ही रहेगा। इनफैक्ट यहाँ पे अगर थोड़ा सा नीचे मिलता है आज तो 1415 और 1413 की रेंज में बाय करना चाहिए। अपसाइड में टारगेट 1480 तक का होगा। सेठी साहब, एक खबर और है। खबर क्या है, 2-3 दिन से एक बड़ा मुद्दा बन गया है, ना केवल भारत का बल्कि ग्लोबल मुद्दा है। वो है बोइंग का 737 मैक्स को लेकर। आज कल फिर बैठक हुई थी। कल बैठक में ये बताया गया कि जो विमान है वो सारे के सारे ग्राउंडेड ही रहेंगे। कुछ एयरलाइंस ने मान लिया कि उनके 4-5 विमान थे ग्राउंडेड हैं। अभी ये US, कनाडा और करीब 22-23 देश ऐसे हैं जिसने बोइंग 737 को बैन कर रखा है, ग्राउंडेड कर रखा है। इससे एविएशन में इंडिगो को फायदा मिल रहा है, क्योंकि इंडिगो के बेड़े में एक भी जहाज ऐसा नहीं है। तो इंडिगो भी आज खरीदे और स्पाइस जेट को और जेट को बिल्कुल ना खरीदे जब तक मसला पूरी तरह से नहीं सुलझता। नहीं, बिल्कुल डिम्पी, इंडिगो को डेफिनेटली इसका फायदा होगा बिकॉज वो एयरबस A320 यूज़ करते हैं और ये जो बाकी दोनों एयरलाइंस हैं इनके काफ़ी एयरक्राफ्ट बोइंग 737 मैक्स है, जो कि ग्राउंडेड होने की वजह से काफ़ी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई है और एयरफेयर्स भी काफ़ी बढ़ गए हैं इन दिनों। तो इन सब का फ़ायदा इंडिगो में बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो इंडिगो में डेफिनेटली इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कल भी हमने देखा था और वो कंटिन्यू रह सकता है। और बाकी बोइंग एज अ कंपनी का अपन ने हाल देखा ही है। US में 2 दिन में करीबन $30 बिलियन की मार्केट कैप इरोड हो गई है। US ने भी जो ग्राउंडिंग करने की बात करी है, तो डेफिनेटली बोइंग के लिए तो बहुत ही नेगेटिव है और इन एयरलाइंस को डेफिनेटली इसका नुकसान होएगा। और ये कैसे दूसरे एयरक्राफ्ट से मैनेज करते हैं अपनी जो फ्लाइट्स है वो देखने की बात होगी। लेकिन है ये खतरे की बात। पहले इंडिगो के ही 320 न्यू इंजन्स थे जिस पे बहुत सवाल निशान खड़े होते थे। हवा में चलते चलते इनके जहाज इंजन बंद हो जाते थे। हवा में चलते चलते 2 इंजन होते हैं तो एक तो चलना बंद हो जाता था, तो बाद में इनको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती थी। अभी उनसे उस उभार से हम बाहर आए ही थे। तो बोइंग के 737 मैक्स को लेकर चिंता होगी कि अब इनके जहाज पे प्रॉब्लम है। अब आप 2 ही वर्ल्ड की बड़ी कंपनी है, बोइंग और एयरबस। हाँ। अब इन दोनों के ही जहाज हैं भारत में। लेकिन वही वाली बात है डिम्पी की, आप अवॉइड तो कर नहीं सकते, अवॉइड नहीं हो सकता। बस वही वाली चीज़ है। मुश्किल भरा वक्त है जेट एयरवेज के लिए भी। विश्वेश जी जरा देखिए, वायदा कारोबार के बैन में तो है और खबरें ये आ रही है 5 और विमान जमीन पर हैं। जितने हवा में हैं उससे ज़्यादा ज़मीन पर है। ठीक है, और इन्वेस्टर्स क्या करें ये बता दीजिए, ट्रेडर्स क्या करें। बैन में है और अच्छे खासे फ्यूचर्स डिस्काउंट पर भी। 240 वाला कैश का 223 रुपये पे चल रहा है फ्यूचर। सर प्रॉब्लम यह है कि अभी भी मतलब अगर आप रेंज के पर्सपेक्टिव से देखते हो तो नीचे में 212 और उसके नीचे 205 का सपोर्ट है। तो ये जो साइडवेज रेंज थी फैब के लो से, वो कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो सकती है नीचे में। और अगर वो ब्रेक डाउन होती है तो उस सूरत में मेरे हिसाब से शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि जैसे मैं देख रहा हूँ डिस्काउंट काफ़ी ज़्यादा है लेकिन वॉलेटिलिटी भी नीचे आई है। तो ओवरऑल रुझान नेगेटिव होना चाहिए। और यहाँ पे मेरे हिसाब से आज कल का हाई था 228 के आसपास। मेरे हिसाब से 228 का हाई अगर नहीं निकलता है तो यहाँ पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनती है। उस सूरत में जो नीचे में टारगेट बन रहा है वो 207 रुपये तक के बन रहा है। ठीक है, ये रिकमेंडेशन है जेट एयरवेज को लेकर।